हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास में ट्रांजिस्टर लगभग उसके बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा बचा है जो वो इसका ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांजिस्टर एज अ डिवाइस। ट्रांजिस्टर क्लोज हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। बचा समय तो आज ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टार्ट करके कंप्लीट कर देंगे। ट्रांजिस्टर में हमें कैसे काम करना है इस पर बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं, इंटरनल मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल उसके जो न्यूमेरिकल्स आते उसी पे फोकस कर रहे हैं। पिछली क्लास से बोल दिया था, तो आज हम सेकेंड पार्ट इसका जो आया है वो है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आईवी कैरेक्टरिस्टिक या वीआई कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम लोग जो है ट्रांजिस्टर को अभी एक्टिव रीजन में ही लेकर के चलेंगे। हम मानेंगे कि ट्रांजिस्टर हमने ऐसा बाइसिंग किया है कि एक्टिव रीजन में है, और हमारे जो सिलेबस को कंफाइन किया गया था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एनपीएन ट्रांजिस्टर। दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही क्यों ज्यादा यूज किया, क्यों स्पेसिफाई किया गया सिलेबस में, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो कॉमनली एम्पलीफायर के लिए मोस्ट ऑफ द केसेज में यूज होता है। दूसरा, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों यूज होता है, पीएनपी क्यों नहीं? तो एनपीएन के पीछे यूज करने का कारण है कि जो एनपीएन में है, एमिटर से जो निकलता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एमिटर जो चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है पूरे ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो इसमें होल्स होंगे, एमिटर से पी टाइप रीजन से होल्स निकलेंगे, और होल्स इफेक्टिवली बॉन्ड चार्ज होते हैं जिसकी मोबिलिटी कम होती है ना, क्योंकि बॉन्ड बनता है फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता, बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और होल फ्री नहीं होता है। एग्जैक्ट थोड़ा सा उसको इससे ज्यादा मोबिलिटी, इससे कम मोबिलिटी इसकी होती है होल की, इसीलिए मोबिलिटी अच्छी होती है एनपीएन ट्रांजिस्टर की। यही कारण है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज ज्यादा है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम केसेज में एज एम्पलीफायर यूज होता है। उसके पीछे रीजन है कि ये करंट भी एम्पलीफाई करता है, वोल्टेज भी एम्पलीफाई करता है, पावर भी एम्पलीफाई करता है, इसीलिए एज एम्पलीफायर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का ही यूज किया जाता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ही यूज किया जाता है। तो हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के इनपुट आउटपुट दोनों कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं। बना तो ये समझ लेते हैं। हम एनपीएन ट्रांजिस्टर, कलेक्टर बेस एमिटर, ये हमारे पास हो गया। एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो नीचे की तरफ एरो आ जाएगा। अब ये एमिटर साइड हुआ, ये बेस हुआ, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, दिस वन इज एमिटर, ये एमिटर हुआ। एनपीएन, पी और एन जंक्शन, बेस एमिटर जंक्शन, बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना होगा। इनपुट साइड यही है, फॉरवर्ड करने के लिए बेस है पी टाइप, एन पी एन, तो बेस पी टाइप और एमिटर एन टाइप, तो बेस को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्ट किया। ये हमारे पास मिल गया इनपुट साइड में फॉरवर्ड बायस। क्लियर हुआ? आउटपुट साइड कलेक्टर एमिटर जंक्शन है, ये इनपुट रहा, दिस इज इनपुट, ये इनपुट साइड है, एंड दिस इज आउटपुट साइड। आउटपुट साइड में कलेक्टर एन है और एमिटर भी एन है, लेकिन हमें कलेक्टर को देख करके चलना होगा, तो कलेक्टर को हमें रिवर्स बायस करना है। इसका मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल जो हो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल एन टाइप पे कनेक्ट करे, और नेगेटिव तो ऑलरेडी ग्राउंडेड है, मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये वाला लोअर पोटेंशियल एंड पे आ जाएगा। एमिटर जंक्शन लोअर पोटेंशियल पे और कलेक्टर जंक्शन हायर पोटेंशियल पे। तो उस केस में जो कलेक्टर रीजन होगा वो कलेक्टर एमिटर जंक्शन को क्या करेगा, रिवर्स बायस में ले आएगा। अब ये ध्यान देना, नॉर्मली बीबीई की वैल्यू, सिलिकॉन डायोड हो, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हो, है ना, पीएन जंक्शन ही है, डायोड भी बोल सकता था, पीएन जंक्शन डायोड का काम भी कर सकता है यहाँ पे। तो फॉरवर्ड बायस में जो इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज होता है 0.6 वोल्ट या मैक्सिमम 0.7 वोल्ट तक जाता है सिलिकॉन के केस में।
तो बेस टू एमिटर वोल्टेज बहुत कम है, इसको फॉरवर्ड बायस करना है। अगर मैं इसकी वैल्यू कम कर दूं, इसकी वैल्यू बहुत कम कर दूं, देखा जाए बेस टू एमिटर वोल्टेज किसके बराबर आएगा, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज और प्लस बेस टू एमिटर वोल्टेज इज इक्वल टू वीसीसी आएगा। वीसीसी अगर देखा जाए तो वीसीसी किसके बराबर आएगा, वीसीई कलेक्टर टू वीसीबी कलेक्टर टू बेस प्लस बेस टू एमिटर वोल्टेज। अब अगर मैं कलेक्टर टू बेस वोल्टेज की वैल्यू कम रखूं तो यहां से वीबीई की वैल्यू देखा जाए, वीबीई तो वीसीसी माइनस वीसीबी आ जाएगा, वीसीसी माइनस वीसीबी। अब वीसीसी की वैल्यू इतनी कम ना रख दो कि ये 0.6 वोल्ट भी ना निकल करके आए, भाई वीसीबी आएगा कुछ, तो हमें वीबीई की वैल्यू 0.6 वोल्ट के आसपास या उससे ज्यादा रखना होगा, उससे ज्यादा ही रहना चाहिए इधर साइड में वोल्टेज। तो इफेक्टिवली हमें वीसीसी की वैल्यू जो होगी वो स्ट्रॉन्गर करके रखना पड़ेगा, और लगभग 3 से 20 वोल्ट के बीच में वीसीसी रखा जाएगा। और वीबीबी तो 0.6 वोल्ट से ज्यादा करोगे तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा इधर साइड से। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो बनाना है, दरअसल इनपुट में करंट है आईबी और इनपुट वोल्टेज रहा वीबीई। बेस टू एमिटर वोल्टेज इज द इनपुट वोल्टेज, करंट आईबी जो रहा वो इनपुट करंट, और आईबी वर्सेस वीबीई इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आईबी वर्सेस आईबी माइक्रो एम्पियर में, वीबीई वोल्ट में देखा गया जस्ट एज अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरीके से बना। लेकिन ये ध्यान देना, जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को बनाएंगे तो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज को फिक्स कर लेंगे, ये चीज नहीं वेरी कराएंगे। इसको हम क्या करेंगे, तब फिक्स कर लेंगे तब वीबीई मतलब वीबीबी को वेरी करा करके देखेंगे कि आईबी की वैल्यू क्या है। वीसीई को बदलोगे तो ऑलमोस्ट वीसीई से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर पड़ता है। जैसा ये दिख रहा है, लगभग थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा दोगे, वोल्टेज कम कर दोगे, थोड़ा सा ग्राफ इधर और इधर की तरफ हल्का फुल्का शिफ्ट करेगा, तो ऑलमोस्ट एक ही वैल्यू रखना हो तो एक ही वीसीई पे ड्रॉ किया जाएगा और जस्ट एज अ पीएन जंक्शन डायोड लगभग बनेगा। पीएन जंक्शन आईबी कैरेक्टरिस्टिक जो बनाया इनपुट का, इसमें जो स्लोप ऑफ लीनियर रीजन, ये लीनियर रीजन ऑलमोस्ट आ जाएगा जब ये, तो इसके स्लोप का जो रेसिप्रोकल होगा, दिस इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट एसी डायनेमिक रेजिस्टेंस है ना, डायनेमिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस। तो आर इनपुट जो आता है, change in base to emitter voltage divided by change in base current when VCE constant। एक पर्टिकुलर VCE पे change in base to emitter voltage, change in input voltage divided by change in input current is the AC dynamic resistance या AC dynamic input resistance या simple input resistance। और अगर देखा जाए तो ये स्लोप वेरी हाई है, आर आई इज वेरी स्मॉल, 100 ओम्स इन सब में आएगा, ओम्स वगैरह में आएगा। ये हो गया हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए बात करें, एक बार बना लें आप लोग। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास आउटपुट करंट रहा कलेक्टर करंट। तब हम आउटपुट में, जैसे इनपुट में मैंने बनाया कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने आउटपुट वोल्टेज वीसीई वोल्टेज को फिक्स करके वीबीई वेरी करा करके आईवी के वेरिएशन को ऑब्जर्व करके आईवी ग्राफ बना लिया। अब इनपुट में हम लोग इनपुट में बेस करंट दिए हैं, तो ये बेस करंट को फिक्स करके आउटपुट वोल्टेज जो आता है वो आता है वीसीई। आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, वीसीई। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, दिस इज आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट।
तो आईसी वर्सेस वीसीई ग्राफ बनाएंगे, लेकिन आईबी को फिक्स करके। अब ये आईबी की वैल्यू जो रही हमारे पास, अगर मैं बोल दूं ये IB1 दिस इज द 10 माइक्रो एम्पियर, तो 10 माइक्रो एम्पियर जब बेस करंट था तो VCE की वैल्यू 0 से बढ़ना जब शुरू किया तो थोड़ी दूर के लिए लगभग 1 वोल्ट के लिए ये लीनियर रीजन आता है, उसके बाद नॉन लीनियर रीजन आता है, और थोड़ी देर बाद फिर लगभग ये वापस ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट कलेक्टर करंट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट इन द आउटपुट रीजन। ये मैक्सिमम करंट रहा आउटपुट रीजन में, आउटपुट करंट कलेक्टर करंट का मैक्सिमम करंट आ गया कितना, मतलब करंट सैचुरेट हो गया, ये करंट सैचुरेट हो गया, और करंट लगभग कितना आ जाएगा, मिली एम्पियर में लिया है तो 2 मिली एम्पियर। जहां तक रीजन लीनियर था, जहां तक रीजन लीनियर था लगभग 1 वोल्ट के आसपास, है ना, 1 वोल्ट के आसपास, वहां तक के रीजन को क्या बोला जाता है, वहां तक के रीजन को बोला, वहां तक देखो तो आउटपुट करंट इनपुट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लगभग ट्रांजिस्टर एज अ कंडक्टर है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पे जो रीजन होता है इसको बोला जाता है सैचुरेशन रीजन। अब अगर बेस करंट को 0 कर दिया जाए, ऑलमोस्ट 0, तो कलेक्टर करंट भी 0 आ जाता, कलेक्टर करंट भी नहीं फ्लो करता। बेस करंट 0 कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट कलेक्टर करंट जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो जब बेस करंट 0 हो, कलेक्टर करंट 0 हो, तो इसके नीचे जो रीजन होता है दिस इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन, और बाकी बीच का जो रीजन रहा जहां पे लीनियर ग्राफ हो गया है और वो भी पैरेलल ऑलमोस्ट कांस्टेंट कलेक्टर करंट हुआ, दिस इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। इसके बीच का जो रीजन रहा यहां से लेकर के यहां तक के रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव रीजन। अपना देख लेना, उसी हिसाब से कंसीडर कर लेना सारी चीजें जैसे जैसे बनाना है। अब यहां भी हमारे लिए तो अभी एक्टिव रीजन इंपॉर्टेंट है, हम उसी को लेकर के बात करेंगे। तो एक्टिव रीजन में ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हुआ, लेकिन एकदम हॉरिजॉन्टल में थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है, थोड़ा सा इंक्लाइंड रहेगा, तब उस केस में आउटपुट रजिस्टर, इसी को क्या बोलेंगे, पहला काम तो ये हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस लिखेंगे इन एक्टिव रीजन। इन एक्टिव रीजन आउटपुट रेजिस्टेंस जो आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी आर आउटपुट इज इक्वल टू चेंज इन कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज डिवाइडेड बाई चेंज इन कलेक्टर करंट when base current is constant, at constant base current। मतलब मैं अगर देखूं तो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज को सपोज 4 से लेकर के और 10 वोल्ट चेंज कर दिया, तो 2 से लेकर के 2 पॉइंट समथिंग मिली एम्पियर जो होगा कलेक्टर करंट में चेंज आएगा। तो कलेक्टर करंट में बहुत कम चेंज आया, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज में लार्ज चेंज करने पे, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस आएगा आर आउटपुट इज कम्स आउट वेरी हाई। एक्टिव रीजन में आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है। तो इसीलिए इसको इसी बेसिस के आधार पे, इसी आधार पे बोला गया है ट्रांजिस्टर। ट्रांसफर ऑफ द सिग्नल from low resistance to high resistor, from low resistor to high resistor, transfer of resistor, ट्रांस उठा लिया ट्रांसफर से और रजिस्टर से स्टर उठा लिया, मिला के बना दिया गया ट्रांजिस्टर। क्योंकि शुरुआत में तो एक्टिव रीजन ही बनाना था, शुरुआत में जब ट्रांजिस्टर आया था तो एम्पलीफायर के लिए आया था, और एम्पलीफायर में हम लोग सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पे, मतलब ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर मींस ट्रांजिस्टर, यही नाम का आधार था, कि उससे हमें लेना देना नहीं, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से एक चीज आई। दूसरी चीज इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से हमारे पास 2 चीजें और आएंगी। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर,
करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मतलब एक्टिव रीजन में बीटा की वैल्यू, एक्टिव रीजन में बीटा की वैल्यू। तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर दो तरीके का है, एक बीटा डीसी होगा और एक बीटा एसी। बीटा डीसी जो आता है आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। एक पर्टिकुलर बीसीई के लिए आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। मतलब मैंने देखा कि सपोज मैं 10 माइक्रो एम्पियर इनपुट करंट रहा बेस करंट, आउटपुट करंट रहा 2 मिली एम्पियर। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -6, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10। तो आंसर आया 200। तो बीटा डीसी की वैल्यू लगभग 200 आया। मतलब हमने बोला था 100 से लेकर के 300 के आसपास होता है। तो बीटा डीसी किसी एक बेस करंट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट देख करके हम लोग देख लेंगे। तो यहां से बेस करंट और कलेक्टर करंट में रिलेशन क्या आ गया, आईसी इज इक्वल टू बीटा डीसी आईबी। और जब हम एसी, ये तो क्या रहा डीसी करंट गेन, और एसी करंट गेन के लिए बात करता बीटा एसी, तब किसी एक पर्टिकुलर बीसीई को लेकर के चेंज इन बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट। मतलब 6 वोल्ट ले लें, बीसीई की वैल्यू 6 वोल्ट ले लें, तो बेस करंट 10 माइक्रो एम्पियर से 20 माइक्रो एम्पियर में बदला है। मतलब 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय कलेक्टर करंट कितने में बदला, सॉरी हाँ कलेक्टर करंट कितने में बदला 4 माइनस 2 मिली एम्पियर है ना। चेंज इन कलेक्टर करंट 2 मिली एम्पियर, चेंज इन बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर। फिर से निकालोगे तो ऑलमोस्ट बीटा एसी की वैल्यू भी बीटा एबी के बराबर है। लेकिन यहां पे लिख लें बीटा एसी क्या होगा, व्हेन बीसीई कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर बीसीई के लिए चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट। इनपुट करंट में चेंज करके देखा गया, आउटपुट करंट में क्या चेंज आया, तो आउटपुट करंट में चेंज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट में चेंज, और इसको क्या बोल दिया गया बीटा एसी। ऑलमोस्ट बीटा एसी एंड बीटा डीसी आर इक्वल। बीटा एसी एंड बीटा एसी इज नियरली इक्वल टू बीटा डीसी, और इसको सिंपल बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। दिस इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन। इसी को क्या बोला जाता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन। इधर लिख देता हूं, बीटा एसी नियरली इक्वल टू बीटा डीसी, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और करंट गेन। इसमें हमारा ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक को हम कंक्लूड कर दें। इनपुट रेजिस्टेंस निकलता है, आउटपुट रेजिस्टेंस निकलता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर डीसी एज वेल एज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर एसी। मतलब हम इनपुट करंट को वेरिएबल कर दें तो आउटपुट करंट भी वेरिएबल मिलेगा। नहीं, सिंपल समझना। मान लो यहाँ पर 2 मिली एम्पियर 2 माइक्रो एम्पियर करंट था और बीटा 200 के बराबर है, बीटा 200 के बराबर है। तो जब यहाँ पे 20 माइक्रो एम्पियर करंट है, तब सॉल्व करके आईसी बीटा डीसी का मल्टीप्लाई करो 200, तो आईसी हमारे पास आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। क्लियर पॉइंट ये। छोटा सा करंट दिया, बड़ा करंट होके मिला, इसने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, करंट एम्पलीफाई कर दिया, करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। लेकिन ध्यान देना, नेचर नहीं चेंज करेगा। साइनोसॉइडल हो तो साइनोसॉइडल, डीसी होगा तो डीसी नेचर देगा। अब सपोज 20 माइक्रो एम्पियर करंट को 2 मिली एम्पियर में बदल दिया। मैंने यहां पे एक एसी सोर्स लगा दिया, यहां पे एक एसी सोर्स लगा दिया जो कि इसके
बेस करंट में कोई चेंज कराएगा, समथिंग डेल्टा आई बी। भाई एसी करंट रहेगा तो आई बी तो जा ही रहा था, उसके लगने के कारण बेस करंट में कुछ चेंज आएगा, वो डेल्टा आई बी के करेस्पॉन्डिंग कुछ यहां डेल्टा आई सी आएगा। तो दरअसल जिस तरीके से बेस करंट का एम्प्लीफिकेशन नॉर्मल डीसी में हो रहा है, वैसे ही सपोज मान लो 20 माइक्रो एम्पियर है, 20 माइक्रो एम्पियर को बदला 2 मिली एम्पियर में। अब हमने करंट वेरिएशन यहां शुरू कर दिया इनपुट में, तो 20 माइक्रो एम्पियर की जगह पे मैंने कर दिया इसको 10 माइक्रो एम्पियर। तो आउटपुट में कितना मिल जाएगा, आउटपुट में कितना मिल जाएगा? अगर मैंने इसको 10 माइक्रो 200 का मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट में कितना आ जाएगा? मैंने दिया 20 माइक्रो एम्पियर तो मिला आउटपुट में 4 मिली एम्पियर। सॉरी ये गलती हो रहा है ना, मैंने दिया 20 माइक्रो एम्पियर और बीटा डीसी और बीटा एसी की वैल्यू मान लिया बराबर है 200 के बराबर, तो 20 माइक्रो एम्पियर दिया तो आउटपुट में मिला 4 मिली एम्पियर। मैं इसको डिक्रीज करा देता हूं, यहाँ वेरिएबल करंट लगा देता हूं, तो वेरिएबल करंट जैसे इसके साथ सुपर इम्पोज करोगे तो मान लिया कि कम होकर के 10 माइक्रो एम्पियर हुआ, तो 10 माइक्रो एम्पियर में जब 200 का मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट में 2 मिली एम्पियर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद 20 के बजाय 30 मिली एम्पियर हो जाए, तो 30 मिली एम्पियर होगा तो आउटपुट में 30 माइक्रो एम्पियर हुआ बेस करंट, तो आउटपुट में 6 मिली एम्पियर करंट मिल जाएगा। तो देखा जाए मैं इनपुट में करंट को वेरी करा रहा हूं जिस रेशियो में, उसी रेशियो में इधर साइड में एम्प्लीफाइड करंट मिल रहा है, उसी का करेस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड बढ़ के मिल रहा है। मतलब मैं इनपुट में अगर इधर साइड कहीं ये सिग्नल देता हूं, है ना, तो इधर साइड में ये सिग्नल मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा। ये हमारे पास हो गया विदाउट चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक, ओनली एम्पलीट्यूड, मतलब पावर ऑफ द सिग्नल केवल इंक्रीज करा देगा, बाकी और कोई काम नहीं करेगा। ये नहीं उसका फ्रीक्वेंसी बदल दे, उसका टाइम पीरियड बदल दे, ये सब नहीं होगा। केवल क्या बदलने वाला है? उसका एम्पलीट्यूड। अच्छा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज याद रखना, फेज रिवर्सल हो जाता है। मतलब अगर ये साइन का ग्राफ होगा, साइन का फंक्शन दोगे y इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां पे जो आएगा IC वो बीटा टाइम्स आई नॉट माइनस साइन ओमेगा टी, या माइनस बीटा टाइम्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब ये अगर साइन का होगा तो ये वाला माइनस साइन का होगा, ये वाला ग्राफ, ये वाला सिग्नल जो आउटपुट सिग्नल आएगा वो माइनस साइन का आ जाएगा। इतना हल्का सा समझ लेते हैं। तो हमारे पास यहीं पे ही एम्पलीफायर का भी बेस तैयार हो गया है, बस सर्किट को एम्पलीफायर में बदल करके रिजल्ट लिख देता हूं। हम यहीं पे ट्रांजिस्टर ऐसा एम्पलीफायर अगर करना चाहें तो यहां पे सपोज मैंने इनपुट में एक एसी सोर्स लगा दिया, VI लिख देता हूं, ठीक है। तो जब इनपुट में कुछ नहीं रहा हो तब हम लोग यहाँ पे यहाँ बी इनपुट दे दिया और इधर साइड में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा करके V आउटपुट ले लेंगे, है ना। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा करके V आउटपुट ले लेंगे। तो इनपुट साइड में VI जब नहीं है तो सिंपल हम लोग KVL लूप इक्वेशन बना ले, KVL एट इनपुट साइड, तो VBB माइनस IBRB इज इक्वल टू VBE या माइनस VBE इक्वल टू 0। ये कब बना रहा हूं? व्हेन VI 0। मैंने मान लिया VI नहीं लगाया, अब ये लगा दिया लेकिन नहीं लगाया, मैंने मान लिया। तो यहां से VBB किसके बराबर आ जाएगा? IB, ये VBE प्लस IB RB। अब मैं कह रहा हूं इनपुट में लगा देता हूं। नाउ इफ AC सोर्स VI इज कनेक्टेड, तो इसको कनेक्ट करने के साथ IB में भी चेंज आएगा, करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा, लेकिन VBE ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो VBB प्लस VI दिस इज इक्वल टू VBE प्लस IB
प्लस आई बी इंटू आई बी प्लस डेल्टा आई बी इंटू आर बी। तो यहां से अगर देखा जाए तो वीबीबी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, वीबीबी प्लस बी आई इज इक्वल टू बीबीई प्लस आई बी आर बी प्लस डेल्टा आई बी इंटू, ये टर्म देखा जाए तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, यही वाला इक्वेशन लिखा हुआ है। वीबीई चेंज ज्यादा नहीं करेगा क्योंकि लगभग 0.6 से 0.7 वोल्ट के बीच में रहता है, तो वीबीई चेंज नहीं हुआ। आईबी में जो चेंज हुआ ये अलग लिख लिया, आरबी तो चेंज होगा नहीं, है रेजिस्टेंस, ये खत्म हुआ। तो इनपुट वोल्टेज हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा आई बी इंटू इक्वेशन। अब दूसरा केवीएल आउटपुट साइड में लगा देता हूं। केवीएल आउटपुट साइड में अगर लगाया जाए केवीएल आउटपुट साइड, तो यहां से देखा जाए तो वीसीसी माइनस आईसीआरसी, वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई इक्वल टू 0, माइनस वीसीई इक्वल टू 0। मतलब यहां से अगर देखूं तो वीसीई इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। वीसीई हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होता है, तो वीसीई आउटपुट वोल्टेज है, मतलब वी आउटपुट वीसीसी माइनस आईसीआरसी। चेंज दोनों साइड में ले लो तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, डीसी चेंज को हम फिर एसी वोल्टेज आउटपुट मान लेंगे, और चेंज इन वीसीसी माइनस आरसी इंटू चेंज इन डेल्टा आईसी। इसी को हम क्या लिख लेंगे, एसी आउटपुट वी आउटपुट इज इक्वल टू चेंज इन वीसीसी, बाइसिंग वोल्टेज को फिक्स रखा है मान लो, तो ये तो 0 आ जाएगा, माइनस आरसी, इसको इक्वेशन 2 बना देता हूं। तो देयरफॉर वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन क्या आ जाएगा फैक्टर, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन जो आ जाएगा ये आ जाएगा ए वी इज इक्वल टू डेल्टा, या सिंपल वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट। वी आउटपुट किसके बराबर आया, माइनस आरसी डेल्टा आईसी, और डिवाइडेड बाय यहां क्या आया है, आरबी डेल्टा आईबी। डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी बीटा एसी हो गया, तो यहां से रिजल्ट आ गया वोल्टेज गेन माइनस बीटा एसी आरसी बाई, इतना नोट करिए आप लोग पहले। या इसको एक टर्म यहां पे लिख सकते हो, जो ये आरबी है, चेंज हुआ तो कुछ रेजिस्टेंस मान लो इनपुट में चेंज आ गया हो आर आई, इसको टोटल को आर आई मान लो, तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से ही लिख लेता हूं, इसको आर लिख लेंगे, आरबी प्लस आर आई को आर लिख लेता हूं, नेट डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहां स्मॉल आर से डिवाइड हो जाएगा, और आरसी को लोड रेजिस्टेंस भी लिखा जा सकता है, आरसी को लोड रेजिस्टेंस भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास वोल्टेज गेन आ गया कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। इसको कंप्लीट कर लेना, आरबी प्लस आर आई कर दिया, और आरबी प्लस आर आई को फाइनली आर से रिप्लेस कर दिया दोनों रेजिस्टेंस, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस में भी चेंज आता है जब हमारा इनपुट वोल्टेज चेंज करता है। डायनेमिक रेजिस्टेंस, एसी डायनेमिक रेजिस्टेंस आर आ जाएगा।
तो हमारे पास वोल्टेज गेन आया, जो याद करना है, वोल्टेज गेन आया माइनस बीटा AC, RC बाई आर लिख लो या बीटा AC, RL बाई आर लिख लो R। पावर गेन जो आएगा AP वो आ जाएगा बीटा AC इंटू AV, मतलब माइनस बीटा AC स्क्वायर RL बाई, तुम्हारे पे तो न्यूमेरिकल इसी से ही आएगा। और बीटा AC क्या है यहाँ पे, बीटा AC वो आएगा माइनस डेल्टा IC बाई डेल्टा IB when VC is constant। ये हमारा एम्प्लीफिकेशन खत्म हुआ। एक चीज ध्यान देना, वोल्टेज देखो जरा तो माइनस साइन के साथ आ रहा है। माइनस साइन क्या है, फेज रिवर्सल है। अगर साइन देंगे तो फिर आउटपुट वोल्टेज माइनस साइन के साथ आएगा। इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का। तो ये हमारे पास हो गया क्या, ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। मैंने हेडिंग नहीं डाला था शायद, तुम लोगों को डाल देना हेडिंग शुरुआत में, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन कुछ करवाऊंगा बाद में, क्लास खत्म हो जाए, आज थ्योरी खत्म होगा, फिर सेमीकंडक्टर के न्यूमेरिकल्स चलाऊंगा कुछ दिन तक डाउनलोड करके, जिससे कि न्यूमेरिकल्स में दिक्कत ना आए, कि फार्मूला पे इकट्ठा हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल में दिक्कत ना रह जाए। तो हमें सेमीकंडक्टर के न्यूमेरिकल्स करने होंगे। नेक्स्ट आता हूं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, हम लोग ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर कर लिए, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ये भी समझ लेता हूं फटाफट, बहुत ज्यादा चीजें नहीं। हम पहले लूप इक्वेशन बना लेते, इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में। तो KVL अप्लाई कर लेता हूं, KVL इक्वेशन ऑन इनपुट एंड आउटपुट साइड। तो अभी बनाया हूं, फटाफट उसी इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं। VBB माइनस IBRB इज इक्वल टू VBE, मतलब VBE इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, VBB माइनस IBRB, एक इक्वेशन। और VCE, अच्छा VBE को ही क्या बोल देंगे हम लोग, इनपुट वोल्टेज बोल देंगे। इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, चेंज नहीं है, DC को मान के चलेंगे, VBB माइनस IBRB, एक इक्वेशन। दूसरा हमारे पास आउटपुट वोल्टेज अगर मुझे लिखना है, तो आउटपुट वोल्टेज के लिए हम लोग, आउटपुट वोल्टेज के लिए VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, मतलब आउटपुट वोल्टेज आ गया VCC माइनस, अब समझते हैं। ये रहा ट्रांसफर कर्व, इसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसफर कर्व। आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज। हम अगर इनपुट वोल्टेज को 0.6 वोल्ट से कम रखते हैं, तो ट्रांजिस्टर इनपुट साइड ऑन ही नहीं होगा। ऑन नहीं होगा तो IB 0 होगा, IB 0 होगा तो IC इज इक्वल टू बीटा IB, IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो IB 0 तो IC भी ऑलमोस्ट 0 होगा। IC 0 होगा तब उस केस में VCC माइनस ICRC की वैल्यू VCC के बराबर होगी। मतलब ट्रांजिस्टर अभी ऑन नहीं हुआ, तब तक जो आउटपुट में वोल्टेज हमें मिल रहा था VCE, यही आउटपुट वोल्टेज है, ये वोल्टेज ऑलमोस्ट VCC के बराबर है, नेग्लेजिबल चेंज हुआ। तो जहां तक 0.6 वोल्ट के आसपास का, ये 0.6 वोल्ट के आसपास अगर आए, तब तक जो है ट्रांजिस्टर हमारा इनपुट साइड ऑन नहीं हुआ, तब तक जो है आउटपुट वोल्टेज लगभग VCC के बराबर ही आएगा। और जब तक इनपुट ऑन नहीं होगा, मतलब ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में सेट है, तो यहां से यहां तक का रीजन जो बोला जाएगा वो कट ऑफ रीजन, ट्रांजिस्टर इज नॉट ऑन। समझ में आई बात। अच्छा, ट्रांजिस्टर जब ऑन नहीं हुआ
VI की वैल्यू लो रखा है, VI लेस देन 0.6 वोल्ट। दिस इंप्लाइज IB इज इक्वल, इनपुट साइड इज नॉट ऑन, है ना, इनपुट साइड इज नॉट ऑन, दैट इज IB 0 होगा। IB 0 होगा मतलब IC इक्वल टू बीटा IB भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो VCC के बराबर होगा। तो जब इनपुट में करंट 0 तो आउटपुट वोल्टेज हमें हाई मिल रहा है, लेकिन आउटपुट करंट 0 मिल रहा। मतलब यहां अगर मैं कोई बल्ब लगा देता और इनपुट ना ऑन करता तो ये बल्ब IC जाने से जलता तो नहीं जलता, क्योंकि IC 0 के बराबर है। इसीलिए जब स्विच कट ऑफ रीजन में गया ट्रांजिस्टर, तब उस केस में IC 0 है तो ट्रांजिस्टर इज सेट टू बी इन ऑफ स्टेट, आउटपुट वोल्टेज इज हाई, आउटपुट वोल्टेज हाई होगा। लेकिन ट्रांजिस्टर का अगर ऐसा स्विच बात करेंगे तो कैसा स्विच बनेगा, वो ऑफ स्विच होगा, क्योंकि हम कलेक्टर करंट की वैल्यू 0 देख रहे हैं। और किसी डिवाइस को यहां लगा दिया जाए, सपोज मैं कोई यहाँ पे एक बल्ब लगा देता हूं, अब इसको ऑन करना है, ऑन करने के लिए, जलने के लिए IC चाहिए, IC नहीं मिल रहा है, मतलब आउटपुट वोल्टेज जब हाई मिल रहा है तब करंट आउटपुट 0 है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है। बात समझ में आया कि नहीं? यहां पे हम लोग बोल देंगे दिस इंप्लाइज व्हेन ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ रीजन, इट्स आउटपुट वोल्टेज इज हाई, but IC equal to 0, that is transistor is, then transistor is said to be in off, that transistor is said to be in off state, और ट्रांजिस्टर अभी ऑफ है। फिर VE की वैल्यू ग्रेटर देन 6 वोल्ट, V इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन 6 वोल्ट करूं, 0.6 वोल्ट से ज्यादा करूं, लेकिन नियरली 1 वोल्ट से कम है ना, ये ऐसे करता हूं, ग्रेटर देन 6.6 वोल्ट कर देता हूं। VI की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6 वोल्ट, तब उस केस में लीनियर ग्राफ शो करेगा, आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट वोल्टेज, मतलब चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज AV, एंड दिस इज कांस्टेंट वोल्टेज गेन। दिस स्टेट इज कॉल्ड, दिस इज एक्टिव state, active region, this is active region, and transistor work as amplifier, ऐसा वर्क करेगा एम्पलीफायर की तरीके से। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एंड द लास्ट, अगर मैं इनपुट वोल्टेज को फॉर इनपुट वोल्टेज हाई, IB हाई एंड रिजल्टिंग IC वेरी लार्ज, क्योंकि ये तो बीटा IB होता है, रिजल्टिंग IC वेरी लार्ज, देयरफॉर यही लिख दिया V आउटपुट इक्वल टू VCC माइनस ICRC। IC बहुत बड़ा हो जाए तो ICRC एक टाइम आएगा जब VCC के बराबर हो जाएगा, VCC माइनस ICRC इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। दिस स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर, V आउटपुट किसके बराबर हो गया, आउटपुट वोल्टेज 0, ट्रांजिस्टर, दिस स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर, या दिस इज saturation region, and in this region output voltage is low, करंट इज मैक्सिमम, IC की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी अपने सैचुरेशन स्टेट में, करंट जो मैक्सिमम स्टेट आ जाएगा था। तो उस स्टेट पे ट्रांजिस्टर जो बिहेव करेगा वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ
ऑन स्विच। समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर है ये चीज? दिस इज सैचुरेशन रीजन एंड transistor works as on switch। तो हमारे पास स्विचिंग के लिए अगर यूज करना है तो हमें ये चीज इंश्योर करना होगा कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ज्यादा टाइम के लिए ना रहे या ना ही रहे। हम ऐसी बायसिंग सेट करेंगे कि ट्रांजिस्टर या तो कट ऑफ रीजन में रहेगा तो स्विच ऑफ, या सीधा पहुंचेगा तो एक्टिव रीजन में, मतलब सैचुरेशन रीजन में जब स्विच ऑन। तो ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ रीजन में तो आउटपुट वोल्टेज हाई और ट्रांजिस्टर बिहेव एज ऑफ स्विच। ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में आउटपुट वोल्टेज लो एंड ट्रांजिस्टर बिहेव एज ऑन स्विच, क्योंकि उस समय आईसी सबसे ज्यादा होगा और वीसीसी माइनस आईसीआरसी की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट ये? तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हो गया, ट्रांजिस्टर एज एन स्विच हुआ। बस ये चीज ध्यान रखना, जब हम स्विचिंग में ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे तो इनपुट बायसिंग ऐसा सेट करेंगे कि या तो वो कट ऑफ रीजन में रहे या सैचुरेशन रीजन में रहे। कट ऑफ रीजन में तब चाहेंगे जब हमें स्विच ऑफ के तरीके से बिहेव कराना होगा, सैचुरेशन रीजन में तब चाहेंगे जब मुझे स्विच ऑन के तरीके से बिहेव कराना होगा। तो यहां पे लास्ट में एक पॉइंट लिख लेता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए जो जो लिखना है। When transistor is used as switch, then we ensure that transistor will be in either cut off or saturation region। In cut off region जब VI की वैल्यू लेस देन 0.6 वोल्ट या सिंपल इनपुट वोल्टेज को 0 कर दे, देन कट ऑफ रीजन VI, देन इसको ब्रैकेट में लिख सकता है ना, इन कट ऑफ रीजन इफ लिख देता, ठीक है। इन कट ऑफ रीजन इफ then output voltage V output is nearly equal to VCC, that is output, that is when input voltage is low, then output voltage high, then output voltage high, and transistor is said to be in off state, मतलब ट्रांजिस्टर बिहेव एज अ ऑफ स्विच। इन saturation region if VI is large, then V output almost 0, that is
when output voltage, input voltage high, then output voltage low, output voltage low, and transistor is said to be in ऑन स्टेट। ये एक हो गया। अब लास्ट केवल बचा ट्रांजिस्टर में ऑसिलेटर, उसका रिजल्ट लिखना है। वो भी थोड़ा सा ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर हम लोग समझ लेते हैं। दरअसल ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर कई सर्किट्स अवेलेबल है। ऑसिलेटर का काम क्या होता है कि हम एसी इनपुट दिए बगैर, एक तो हो गया नॉर्मली एसी जनरेटर जो होता था कन्वेंशनल हमारे पास ईएमआई के बेसिस पे काम करता था, लेकिन अब कोई एसी इनपुट दिए बगैर डीसी इनपुट से ही हम लोग एसी आउटपुट निकाल रहे हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स बोल रहा हूं वो है नहीं सिलेबस में, लेकिन तब भी हम लोग जाने पूछ सकता है। हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के आउटपुट सिग्नल का कुछ पार्ट सेम फेज में पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। कैसा फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। सेम फेज में लेकर के कुछ पार्ट को कट कर कुछ पार्ट को लेते हैं, उसी के साथ ला करके सेम फेज में इनपुट में ऐड कर देंगे वापस। तो जो पार्ट ऐड होगा वो वापस, सपोज मान लो यहाँ पे 2 आउटपुट आ रहा था, है ना, 2 दिया, यहाँ 4 आ रहा था, इसमें से 2 लिया तो 4 बन जाएगा, फिर ये अब 4 का फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो उस तरीके से हमारे पास क्या होगा, अगर सेम फेज में मतलब सिग्नल यहां से ले करके आउटपुट का कुछ पार्ट बढ़ा हुआ सिग्नल ला करके इनपुट सिग्नल में जोड़ देंगे तो इफेक्टिवली हमारा इनपुट सिग्नल बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो बीटा टाइम्स उतना फिर बढ़ के मिलेगा, फिर उसका कुछ पार्ट लोगे फिर बढ़ के मिलेगा। तो इस तरीके से आउटपुट में मुझे एक टाइम वेरिंग करंट या वोल्टेज मिलने लगेगा जो कि एसी के तरीके से दिखेगा, और इनपुट में हम लोग क्या दे रहे होंगे, केवल डीसी। तो बिना किसी इनपुट के हम लोग ऑसिलेटिंग सिग्नल का आउटपुट पा जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑसिलेटर। और इसमें क्या काम करते हैं, फीडबैक लगाते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के साथ में फीडबैक नेटवर्क पॉजिटिव फीडबैक देता है। 2 तरीके का फीडबैक होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं नेगेटिव से कोई काम नहीं, यहाँ पे कैसा फीडबैक दिया गया, पॉजिटिव फीडबैक। अब फीडबैक नेटवर्क में होता क्या है, यही एलसी कपलिंग होती है। एलसी कपलिंग 2 सर्किट है हमारे पास, जैसे ट्यून्ड कलेक्टर, मैंने कौन सा बनाया, ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। यही चीज अगर बेस पे लगा देता मैं ये चीज, और फिर यही सर्किट जो है बेस वाला उठा करके इधर उधर करता, तो ट्यून्ड बेस ऑसिलेटर। जो ये टैग सर्किट लगाया गया एलसी ऑसिलेशन वाली सर्किट, ये सर्किट को बोला जाता है ट्यून्ड सर्किट या टैग सर्किट। इसी के आधार पे नाम दिया गया ये ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। एनसीईआरटी में डायग्राम बना, वो बना दिया हूं, और बाकी ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं। मैं एक लाइन समझा दे तो समझ में आया, ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको ऑन करो, स्विच को ऑन करो, तुरंत यहाँ करंट एमीटर में शुरुआत होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। शुरुआत जैसे ही करंट आएगा यहाँ पे, तो ड्यू टू द इंडक्टर इंस्टेंटली करंट, एमीटर करंट नहीं बढ़ पाएगा। इंस्टेंटली एमीटर करंट कलेक्टर करंट नहीं बढ़ पाएगा। तो कलेक्टर करंट धीरे धीरे ग्रो करेगा, 0 से लेकर के कुछ वैल्यू तक। कलेक्टर करंट धीरे धीरे ग्रो करेगा 0 से लेकर के मैक्सिमम तक। अब जैसे कलेक्टर करंट फ्लो करेगा वैसे ही कैपेसिटर चार्ज भी होना शुरू करेगा। भाई रेट ऑफ, ये जब करंट यहाँ चेंज कर रहा होगा तो एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी के कारण करंट अगर इंक्रीजिंग है तो उस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करने के लिए यहाँ पे सेल्फ ईएमएफ बनेगा। सेल्फ ईएमएफ आएगा, वो इसको चार्ज करेगा, चार्ज कर देगा तो कैपेसिटर पे चार्ज होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करंट बढ़ता गया और फाइनली एक करंट की वैल्यू, कलेक्टर करंट की वैल्यू सैचुरेट कर जाती, मैक्सिमम वैल्यू ही हो सकती है इसकी। एक्टिव रीजन में याद है धीरे धीरे बढ़ रहा था, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया था लाइन। वो सैचुरेशन रीजन में जब कलेक्टर करंट की वैल्यू पहुंची, अच्छा इतने देर के लिए क्या होगा, ये जो लगा हुआ मैंने, ये जो प्लेट लगाया है ना, ये जो हम लोग कोर लगाते हैं आयरन कोर, ये क्या बताता है कि लगभग 100% फ्लक्स, ये इसका फ्लक्स इसके साथ, इसका फ्लक्स इसके साथ सब लिंक्ड है।
म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना पे काम करेगा फीडबैक नेटवर्क। तो जब इसका करंट बदल रहा होगा तो बेस करंट भी बदल रहा होगा। बेस करंट अगर बदल रहा होगा तो करेस्पॉन्डिंग एमीटर करंट भी बदल रहा होगा। बेस करंट क्यों बदलेगा? क्योंकि ये कलेक्टर करंट का जो कलेक्टर करंट जब बदल रहा होगा तो ईएमआई के म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहां भी ईएमएफ बनेगा और यहां भी करंट आएगा जो इसके चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा, चेंज इन म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज का अपोज करेगा। उसके कारण यहाँ पे बेस करंट में चेंज आएगा, बेस करंट में चेंज आएगा तो एमीटर करंट में चेंज आएगा। मतलब 0 से कलेक्टर करंट अगर मान लो x से y तक कलेक्टर करंट बढ़ा तो करेस्पॉन्डिंग एमीटर करंट जो होगा वो भी x डैश से लेके y डैश तक बढ़ेगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, जब ये कलेक्टर करंट अपने सैचुरेशन लेवल को आएगा तो उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, फिर ग्रोथ ऑफ द करंट स्टॉप करेगा। जैसे ही स्टॉप करेगा तो डीके स्टार्ट होगा, इसका कम होना शुरू होगा। ये जब कम होना शुरू करेगा तब फिर से यहां डिक्रीजिंग फ्लक्स आएगा, तो ये कम होना शुरू होगा तो बेस करंट दरअसल क्या होगा, अच्छा ये जब ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लिया तो अब यहां फ्लक्स चेंज स्टॉप कर गया। फ्लक्स चेंज स्टॉप कर गया मतलब बेस करंट में चेंज। अब बेस करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 की तरफ बढ़ना शुरू करेगी। 0 बढ़ना शुरू करेगी तो इंस्टेंटली 0 नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर से यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए आएगा। तो धीरे धीरे बेस करंट कम होगा तो एमीटर करंट की वैल्यू भी इफेक्टिवली कम होना शुरू करेगी। एमीटर करंट कम होना शुरू करेगा तो करेस्पॉन्डिंग यहाँ कलेक्टर करंट भी कम होना शुरू करेगा। तो कलेक्टर करंट y से 0 बना, फिर y डैश से मान लो y से z बना तो ये y डैश से z डैश बन जाएगा। फिर से वापस इनिशियल सर्किट पे आएगा। स्विच तो क्लोज अब बंद करना नहीं, क्लोज कर दिया, उसके बाद ये चलता रहेगा। आउटपुट में हमें देखा जाए इसके साथ कलेक्टर सर्किट के साथ आउटपुट में ये सिग्नल बाहर निकलता हुआ आ जाएगा। अब किस फ्रीक्वेंसी का आउटपुट देगा, ये ट्यून सर्किट का ही एलसी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो आएगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2π√, या ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। बस इतना ही समझना, ज्यादा ऑसिलेटर को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्सप्लेन करने को तुम्हारे में आएगा नहीं। कुछ लोगों को लगा होगा सर पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, तुम्हारे में एक्सप्लेन करने के लिए थोड़े ना आना है। और बोर्ड वालों के लिए बोर्ड से डिलीटेड है। हम नीट के लिए ये फॉर्मूला बताना चाह रहे थे और ये बताना चाह रहे थे कि पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है, सेम फेज में ला करके इनपुट दे दिया जाता है, बिना एसी इनपुट के हमें आउटपुट में एसी जैसा सिग्नल मिलने लगता है। तो हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास एक बचा लेता हूँ। कल की क्लास में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से करेंगे, इसके बाद एसी के असाइनमेंट्स। तो टॉपिक क्लोज हुआ, चैप्टर क्लोज हुआ, सिलेबस खत्म हुआ। थैंक यू। बस कल की क्लास बाकी है, एक क्लास।